कैप्टन साहब, मैंने पहले भी ये कहा और आज मैंने शुरू में भी जो अपडेट्स दे रहा था जब मैं, तो उसमें भी मैंने ये साफ किया कि दरअसल घुटने टेक दे इजराइल, इनकी ये कोशिश ही नहीं। ये तो चाहते हैं कि जंग जो है लंबी बस चलती रहे, यानी थकाने की कोशिश है। क्योंकि जितना ये लंबी जंग होगी उतना प्रेशर इजराइल पे, नेतन्याहू पे अवामी प्रेशर बढ़ेगा। इसके साथ साथ यूरोपीय कंट्रीज जो है वो भी। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं, अभी ये देखिए, यहाँ पे यूनुस साहब ने खबर अपडेट की है। उन्होंने लिखा है कि इटली के एक होटल ने इजरायली यहूदियों से कहा जल्दी होटल खाली करो, क्योंकि इजराइल और नेतन्याहू गाजा में जेनोसाइड कर रहे हैं, इसलिए यहां नहीं रह सकते। कई जगह जो है वो यहूदियों पे हमले भी हो रहे हैं। यानी दुनियावी एतबार से भी आप देखिए कि इस तरह की चीजें वो बढ़ रही, तो ये धीरे धीरे और बढ़ती जा रही है। अच्छा, इस दौरान आप देखिए कि ईरान बड़ी खूबसूरती से, जैसा आपने कहा, कि इसे मजहबी जंग जो है वो बना रहा है। पहले इसका मंसूबा 40-45 साल से आप देखिए आलमी यौमुल कुद्स, इंटरनेशनल कुद्स डे जो है वो ईरान मनाता आया है, और उसका मकसद यही था। और आज कहीं ना कहीं ईरान को ये एक बहुत बड़ी सियासी कामयाबी के तौर पर हम इसे देख सकते हैं कि तमाम मुस्लिम मुल्क जो है वो एकजुट हो रहे हैं। अगर हुक्मरान पीछे हैं तो लोग, आवाम, जनता सामने आ रही, और उसके प्रेशर में भी अब हुक्मरान रहे। तो ये नहीं चाहते कि घुटने टेक दे, ये तो चाहते कि जंग चलती रहे। तो हमारे साथ जुड़ गए प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत जी। अरविंद सिंह, मैं तेजावत साहब, ये जो खबर है कि अवामी गुस्सा जगह जगह दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो तस्वीरें लोगों के सामने जा रही हैं, छोटे छोटे बच्चों की भूख प्यास की, तड़पने की तमाम तस्वीरें जो वायरल हो रही है, तो उससे अवामी गुस्सा हो रहा है। ऐसे में ये जो खतरा है इटली से, जैसे हमने खबर होते, कैसे इसे देखते हैं? ये तो सच है कि अवामी गुस्सा तो है मुमताज साहब, जैसा कि आपने बताया है। और अभी जो कैप्टन साहब भी बता रहे थे कि और आपने भी जिसका जिक्र किया, पर एक चीज जो साफ है वो ये है कि जो इजराइल की जो सेना है वह अब धीरे धीरे थक रही है। वहां पे काफी बहुत सारे हैं वहां के जो सोल्जर्स हैं, उनकी लड़ने की वहां पे कोई खास मन नहीं है। दूसरा ये कि खूब वहां ईरान के अंदर भी, वो इजराइल के अंदर भी बहुत सारे ऐसे तमाम लोग हैं जो ये चाहते हैं कि अब ये इसका अंत कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये लगातार पिछले 5-6 डिकेड्स का अगर हम हिस्ट्री देखें तो सिचुएशन एक के बाद एक बहुत ज्यादा खराब ही होती रही है। वहां के लोग किसी भी तरीके से हार मानने के लिए तैयार नहीं है, और ये सच भी है क्योंकि ये एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। अगर वो नहीं रहेंगे तो उनका अस्तित्व ही खत्म कर दिया जाएगा वहां से। तो यह सब कुछ सही है मुमताज साहब, आप जो कह रहे हैं वो, मुमताज साहब। बिल्कुल। तो ये और हम बात कर रहे थे कई चीजों को लेकर के, खास तौर से जो नेतन्याहू के तख्ता पलट की बात चल रही है। अरविंद साहब, क्या लग रहा है कि 2 दिसंबर को जिस तरह से अदालत में पेश होना है, क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो नई हुकूमत आ रही वो भी अब नहीं चाहती कि बहुत देर तक नेतन्याहू रहे। क्या इसमें सच्चाई है? क्या ऐसा हो सकता है कि इन्हें जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए नेतन्याहू को? वहां जो चुनावी सर्वे आ रहे हैं खासकर, और काफी रिलायबल सोर्सेज हैं, जो आर्टिकल्स वगैरह हैं, उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि नेतन्याहू के दोबारा आने की संभावना बहुत ही कम है, जब तक कि वह चुनाव बहुत ही भावनात्मक तरीके से नहीं लड़ा जाए। तो नेतन्याहू के आने की संभावना कम है। यहाँ डोनाल्ड ट्रंप का एकदम साफ सा मामला है कि वो दरअसल कॉरपोरेट्स का वो है, एक तरीके से आप उनके कैबिनेट का स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब कुछ है। तो उसमें जो जितने भी अमेरिका के अमीर लोग हैं वो उसमें शामिल है, और वो किसी भी हालत में ये नहीं चाहेंगे कि जो पैसा है, चाहे वो उनके टैक्सेस से लिया गया, काफी बड़ी मात्रा में उनपे भी टैक्सेस वगैरह लगता है, तो वो नहीं चाहेंगे कि ये जो सारा पैसा है वो
अमेरिका जो खर्च कर ले उधर इसराइल के लिए और तमाम मुल्कों के लिए, और बदले में जो उनका अपना जो है वो सब कुछ खत्म हो जाए, ध्वस्त हो जाए। वो वहां चाहते तो है, उन सारे एरियाज पे कब्जा करना चाहते हैं ताकि उनके लिए एक व्यापार की सहूलियत पैदा हो, पर वह उस सहूलियत पैदा करने के लिए अपना पूरा व्यापार ही खत्म नहीं करना चाहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि खुद एक बड़े बिजनेसमैन है, खुद काफी एक पूंजीपति है, वो एक कॉरपोरेट है, तो वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे कि डेमोक्रेट्स हैं। तो जैसे रिपब्लिकन्स जो सोचते हैं उनका जो खासकर डोनाल्ड ट्रंप जैसा सोचते हैं वो बिल्कुल ही अलग है पूरा मामला, मुमताज साहब। तो बिल्कुल बिल्कुल फजील साहब, ये जो बात आपने कैप्टन साहब कही थी, जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने उसको अपडेट किया है कि रेजिडेंस फोर्स का मानना है कि जितना लंबा हम जंग को चलाएंगे उतना इजराइल में नागरिक विद्रोह, सैनिक विद्रोह, आर्थिक नुकसान, मेंटली नुकसान होगा और फिर सीज फायर के लिए इजराइल तैयार होगा। रेजिस्टेंस फोर्स जो है तो जानती है कि ताकत के दम पर हम इजराइल को घुटने नहीं टिकवा सकते, क्योंकि इजराइल को अमेरिका सहित यूरोपियन देश का साथ है। वही जो बात आप कर रहे थे, लेकिन एक नई डेवलपमेंट आई जिसका हमने जिक्र किया कैप्टन साहब, और मैं प्रोफेसर तेजावत साहब, वो आपके लिए भी सवाल होगा कि तुर्की ने जिस तरह से ये ऐलान कर दिया कि हमारे सारे रिश्ते खत्म, हमने इजराइल से रिश्ते खत्म कर लिए, क्या इशारा इसको माना जाए? क्योंकि वो तो नेटो का भी मेंबर है और वो तो और आगे बढ़ना चाहता था। तो क्या क्या ये जो फैसला है ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर? तुर्की का अगर मुमताज साहब इतिहास देखें तो ये बहुत ही एकदम फेयर राय देनी होगी कि वह कोई बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी, या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से मतलब खासकर यूरो अमेरिकन खेमा ही है, वहां पे वो अपने आर्थिक हितों की तिजांजलि देकर यहाँ बहुत कुछ ज्यादा करने के लिए है नहीं। हालांकि वह बयानबाजी करेगा, इसके लिए उसका इंटरनल जो पॉलिटिक्स हैं वो जिम्मेदार है। वहां लोगों का सपोर्ट लेने के लिए और रिलीजन के नाम पर उनसे वो करने के लिए जो अर्दोगान है वो करेंगे जरूर उधर उधर बयानबाजी, और वैसे भी अर्दोगान खासकर बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, तो वो सब करेंगे। पर वो यूरोपियन यूनियन से कोई अलग अपनी कोई फॉरेन पॉलिसी, खासकर ये अरब इसराइल जो स्ट्रगल है उसके बारे में कुछ लेके आएंगे, इसकी उम्मीद मुमताज साहब मुझे तो बहुत ही कम लगती है। तो तुर्की का जो भी जो स्टैंड है वो एकदम बहुत ही ढुलमुल सा है, और खासकर वहां पे जो इस्लामिक आइडेंटिटी को लेकर जो बाकी में जो कॉन्सियसनेस मिलती है बाकी मुल्कों में, वैसी तुर्की में नहीं है। खासकर आप कस्तुनतुनिया के अगर आप यूरोपियन वाले हिस्से की तरफ चले जाए वो रिवर क्रॉस करके, तो मुझे नहीं लगता कि उसके उधर तो लोग ये सोचते भी होंगे, या कम से कम वहां अगर आप पॉपुलेशन को देखें तो वो काफी जो नॉन रिलीजियस पॉपुलेशन जो कि रिलीजन में यकीन नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि काफी बहुत सारी चीजें हैं, तुर्की का वो वाला हिस्सा जरूर थोड़ा सा संवेदनशील है जो कि एशिया की तरफ है। तो यह सारा वहां का अंदर का जो चीजें हैं मुमताज साहब, तो मुझे लगता है कि केवल तुर्की के भरोसे यह जो लड़ाई है वह लंबी नहीं चल सकती है। मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण में अगर किसी ने ठीक से अगर कोई स्टैंड लिया है तो वह केवल और केवल ईरान ही है, जिसने मजबूती के साथ इन तमाम चीजों को पीछे रहते हुए झेला है और किया है। मुमताज साहब।